अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप आप तमाम लोग ठीक हैं। मेरी दुआएं आप तमाम लोगों के साथ हैं। जहां जहां ये आवाज़ पहुंच रही है उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ गो हैं। जो अच्छी सेहत में नहीं है उनके लिए हम चाहते हैं, दुआ करते हैं रब ताला पाक से कि वो उन लोगों को शिफा दे, उन लोगों को जल्द सेहत याब करे। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, तमाम लोग इस वबा से, इस मुसीबत वबा से महफूज रहें। लेकिन उसके साथ साथ दुआ के साथ साथ जनाब दवा की बहुत ज़रूरत है। एहतियात करना बहुत लाजमी है। आपकी मेरी डेली मुलाकात होती है, डेली में आप लोगों को कोशिश मेरी होती है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो सर्टन SOPs हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, WHO की जानिब से बताए गए हैं, उनको फॉलो करना हम तमाम लोगों का फ़र्ज़ है ताकि हम इस मर्ज से जल्द इस पर काबू पा सकें। मास्क पहनना आपकी अवलीन तरजीह है। अगर आप स्पेशली ग्रोसरी करने जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल या फार्मेसी में आपका जाना हो रहा है, घर से आप जब भी निकलें तो मास्क पहन कर निकलें। कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि लाजमी होना चाहिए कि अपने बच्चों को आप बाहर मत लेके जाएं। किसी ज़रूरत के तहत ही अगर आपको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है या बहुत कोई ज़रूरत पेश आ गई है तो ही उनको बाहर लेके जाएं। कल भी जब मैं ग्रोसरी करने के लिए बाहर गई तो मैंने देखा वहाँ पर माएँ अपने बच्चों को लेकर मॉल्स में मौजूद थी। बच्चे सीढ़ियों को हाथ लगा रहे हैं, टेबल्स को हाथ लगा रहे हैं, वहाँ पर मौजूद अशिया को हाथ लगा रहे हैं और बच्चे को मालूम भी नहीं है कि किस तरीके से एहतियात करनी है। तो खुदा ना खौफ करें, बच्चे कैरियर्स हो सकते हैं, वो वायरस लेके घर जा सकते हैं, किसी बूढ़े बुजुर्ग कमज़ोर शख्स को वो मुतासिर कर सकते हैं। तो बच्चों का बाहर जाना बिल्कुल आप लोग मना कर दें। मास्क पहनना नंबर 1 मैंने बताया कि लाजमी है। उसके अलावा नंबर 2 जो आपने फॉलो करना है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। किसी के साथ आपने बहुत करीब से नहीं खड़े होना, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, देर तक किसी के पास नहीं बैठना, गैर ज़रूरी किसी के घर आपने नहीं जाना। फासला बरकरार रखें ताकि ये वायरस आप मत लेकर आएँ। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे ख्याल से नंबर 1 ही है, हाथों को बार बार धोना, अपने हैंड क्लीन करना। जहाँ पर आप मौजूद हैं अगर वहाँ पर पानी दस्तयाब है तो कोशिश करें कि पानी से ही अपने हाथ साफ करें, और अगर पानी नहीं है तो हैंड सैनिटाइज़र की एक छोटी सी बोतल बड़ी सस्ते दामों मिलती है बाजार से, कोशिश करें मर्द हजरात उसको अपनी जेब में और ख़वातीन अपने पर्स में उसको लाजमी तौर पर रखें। तो ये मास्क और सैनिटाइज़र को जिस तरह हम लोग अपना लिबास ओढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इसी तरीके से हमें इसको अपने साथ अब कैरी करना चाहिए जब तक ये वबा हमारे पास मौजूद है। क्योंकि पाकिस्तान में सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। पाकिस्तान गालिबन मेरे ख्याल से 15वें नंबर पर आ चुका है, मुसलसल पीछे जाता जा रहा है और केसेस का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। कल के जो मैंने फिगर्स आपके साथ अनाउंस किए थे आज भी उसमें बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ इजाफा हुआ है और 1,08,000 कन्फर्म केसेस की तादाद पाकिस्तान में इस वक्त हो चुकी है जो कि कोविड-19 से मुतासिर हुए। यानी कि कल से और आज में जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो लगभग 5,000 के करीब हैं। ये वो हैं जो एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने टेस्ट करवाया, और इसके अलावा आप सोच लें कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं करवाया, जो एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक की हम लोग बार बार बात करते हैं कि ये वो लोग हैं जो वायरस अपने अंदर लिए फिरते हैं, जो कैरियर होते हैं लेकिन इनको कोई सिम्टम शो नहीं होता। यानी कि ये लोग देखने में बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, कोई गला खराब, सांस की दिक्कत, स्मेल का इशू इन लोगों को नहीं होता, लेकिन ये अपने घर में मौजूद ज़ईफ़ अफराद के लिए ख़तरा हो सकते हैं। पाकिस्तान में एसिम्टोमेटिक टाइप ही हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो रिकवर्ड केसेस है उसका फिगर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि मायूस आप लोग ना हो। 35,018 केसेस हैं जो कि इससे रिकवर हुए हैं, जिनको शिफा रब ताला ने दी है। जो डेथ रेट है, जो शरह है, वो तकरीबन 2,000 से अब ऊपर जा चुकी है, 2100 के करीब जनाब तकरीबन हो चुकी है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी का जनाब इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बॉडी अगर हमारी स्ट्रांग होगी, अगर उसमें थोड़ी सी जान होगी तो वो इस वायरस से निपटने की सिचुएशन में होगी, उसकी हालत में होगी। जनाब आपने देखा है कि जब हमें नॉर्मल रूटीन का बुखार होता है या हम बीमार होते हैं, हमें फ्लू होता है, हमारा गला ख़राब होता है, तो बॉडी कितनी एकदम से लेथार्जिक हो जाती है, जिस समय जान नहीं रहती कि आप उठ के चल फिरने के उतने काबिल नहीं रहते। आपकी बॉडी थकावट का शिकार रहती है। घर के आसपास के लोगों से हम लोग मदद तलब करते हैं तो बॉडी जो बुखार है वो इतना ज़्यादा इंसान के जिस्म को झंझोड़ के रख देता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स में अब तक फैल चुका है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग रखें।
स्ट्रांग रखने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1 कि आपको अपना स्लीप टाइम जनाब पूरा रखना है, अपनी नींद का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है अल्लाह ताला ने जिसको इतना मजबूत बनाया है उसका ख्याल रखने की भी हमें ज़रूरत है ताकि वो वीक ना हो जाए। अगर वीक होगा तो वायरस से लड़ने की तैयारी, वायरस से लड़ने की जो ताकत है वो हमारी बॉडी में नहीं होगी। तो स्लीप टाइम आपने अपना पूरा करना है। नंबर 2 आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चूंकि हमारे यहाँ ग़िज़ाएँ इतनी खालिस इतनी ठोस नहीं मिलती हैं तो आजकल ज़रूरी है, वैसे तो मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि आप लोग खाने से जितने मिनरल्स विटामिन आप ले सकते हैं आपको लेने चाहिए, जिनमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त का मतवाज़न इस्तेमाल, दालों का, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल जनाब लाजमी होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं और ये कर भी रहे हैं तो इसके साथ साथ अगर आप थोड़े से विटामिन भी अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाएगा। विटामिन सी का बार बार कहा जाता है कि वो इस्तेमाल किया जाए। विटामिन सी हमारे खाने की भी बहुत सारी चीज़ों में मौजूद है। लेमन जनाब बहुत सस्ता है, सिट्रस में होता है, माल्टा चूंकि अभी है नहीं वरना आप वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूंकि लेमन आज के सीज़न का है तो लेमन आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी से वो भरपूर होता है, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये बूस्ट करता है। जिंक का डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि ये हमारी सेल की रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, जिंक का भी इस्तेमाल होना चाहिए। मल्टीविटामिन्स की आप कोई भी एक छोटी सी बॉटल लें है उसका आप इस्तेमाल लाजमी नाश्ते के बाद करें तो हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर होगी स्ट्रांग होने के लिए। इसके साथ साथ सेवरल जूसेस का आप इस्तेमाल करें, पानी, कहवे खाने बेहतर करें, बाहर के खानों से ज़रा अवॉइड करें ताकि हमारी बॉडी जो है जना वो ज़रा अच्छी कंडीशन में आ सके। तो ये तो थी कोविड अपडेट, कोविड-19 अपडेट जो कि हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे शेयर की है। बड़ी अच्छी खबर जनाब आ रही है एक, और बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे कोई अच्छी खबर शेयर करते हैं, क्योंकि इतनी बुरी खबरें हर तरफ से आती हैं ना तो दिल बड़ा वो कभी कभी मायूस नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रा बोझल हो जाता है। तो ऐसे में जब कहीं से कोई अच्छी खबर आती है तो फट से दिल करता है कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। न्यूजीलैंड से जनाब खबर आ रही है, बड़ी अच्छी खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि जो न्यूजीलैंड है वो रीओपन होने जा रहा है। जी हाँ, उन्होंने कोरोना वायरस और कोविड-19 पर इन्होंने काबू पा लिया है। मुबारकबाद हम पेश करते हैं वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न को जिन्होंने इस पर काबू पाया। बड़े अच्छे इकदाम किए गए और जब उनको ये खबर दी गई उनकी टीम के जानिब से तो वो खुशी में झूमना शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जो हमारे SOPs हैं उनको हम अभी भी फॉलो करेंगे, जो सरहदें हैं वो अभी भी खोली नहीं जाएंगी, जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है उसका सिलसिला काफ़ी हद तक महदूद रखा गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग अगर हम लोग आपके साथ शेयर करें कि ऐसे कौन से इकदाम थे जो कि न्यूजीलैंड ने किए कि आज वो कोविड-19 फ्री हो गया है, तो आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब तकरीबन 30-40 से भी कम मेरे ख्याल से केसेस वहाँ पर थे, मैं देख रही थी कोरोना के वो जो पेशेंट्स थे, तो वहाँ पे प्रॉपर बहुत सख्त लॉकडाउन किया गया, बंद कर दिया गया इस मुल्क को। फ्लाइट्स रोक दी गई, स्कूल्स बंद कर दिए गए, मॉल्स बंद कर दिए गए, हॉस्पिटल में बहुत एहतियात की गई, हर फर्द ने अपने तौर पर बड़ी एहतियात की। और आज आप देखें कि वो शहर, ये मुल्क दोबारा खुलने जा रहा है वहाँ का, और तमाम लोग बहुत खुशी में हैं और हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि बड़ी मुसरत का और खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कि हमें भी फॉलो करने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है उन ममालिक को जो कि इसमें कामयाबी पा चुके हैं। तो जनाब ये तो थी बड़ी अच्छी खबर ये जो हमने आपके साथ शेयर की है। एक और स्टोरी, एक बड़ी अमेजिंग स्टोरी मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, मेरी नज़र से गुजरी और मैंने घर में भी अपने शेयर की और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। बचपन में आपको याद होगा हम अक्सर कहानियाँ पढ़ते थे, हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं जब लोग ख़जाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। आपको याद होगा यकीनी तौर पे कि हमारे फ़ोन में बड़े मज़े मज़े की गेम्स होती हैं ना, जिसमें बड़ा फाइट करके बड़े टास्क करके जाना पड़ता है और एट दी एंड आपको एक ख़जाना मिल जाता है। तो हम लोग हमेशा, जब मुझे याद है मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि रियल लाइफ में काश ऐसा हो जाए कि आपको इतना बड़ा जो संदूक है सोने से भरा हुआ वो मिल जाए। तो ये ख्वाब जो कि हम मेरे ख्याल से बचपन में तमाम बच्चे देखते थे, ये ख्वाब किसी एक शख्स का पूरा हो चुका है। जी हाँ, 10 लाख अमरीकी डॉलर मालियत का एक संदूक एक शख्स को मिला है जिससे वो रातों रात अमीर हो गया। आप सोचें, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ये बड़ा मुश्किल टास्क था। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी कुर्बान दी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे भी उसके ऊपर लुटाए हैं और फिर जाके ये संदूक जो है किसी एक शख्स की किस्मत को मिला है। कनाडा की ये स्टोरी है जनाब, कनाडा के
पथरीले पहाड़ियों से एक संदूक मिला है जो कि जवाहरात से भरा हुआ था। और फिन नामी एक शख्स जिसने आज से तकरीबन एक दहाई पहले यानी कि 10 साल पहले कनाडा के पथरीले पहाड़ों में इस संदूक को दफन कर दिया था। अब क्या होता था कि मुख्तलिफ लोग जो कि आते थे सोने की तलाश में, उसको ये शख्स मुख्तलिफ किस्म के टास्क दिया करता था। यानी कि बहुत सारे उसमें टास्क हो सकते हैं, मुश्किल, हमवार, ना हमवार रस्तों से गुजर के जाना, लेकिन किसी शख्स के हाथ जनाब ये संदूक नहीं लगा। फिन ये बताता है कि वो बहुत खुश भी है, थोड़ा उदास भी है कि 10 साल से जो संदूक उसने छुपाया हुआ था अब वो चला गया है, उसको नहीं मालूम कि वो किसके पास गया है। लेकिन वो बताता है कि उसने एक नज़म लिखी थी जो कि उसकी ज़िंदगी पर थी और उसका नाम था द थ्रिल ऑफ द चेज। उसके अंदर कुछ हिंट्स दिए गए थे, तो हो सकता है कि जिस शख्स को ये संदूक मिली है उसने इसको फॉलो किया, उन पॉइंट्स को कड़ी से कड़ी को जोड़ा हो और फिर वो उस संदूक तक पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अमेजिंग बात है, बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, ये किसी की किस्मत में ये हुआ है। तो जनाब अक्ल का जो इस्तेमाल है ना, इससे हमें वो नतीजा मिलता है कि वो करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो शख्स अक्ल का इस्तेमाल करेगा आज के ज़माने में भी मेरे ख्याल से उसको भी इस तरह की कोई संदूक मिल सकती है। बहरहाल अभी आप किसी खजाने की तलाश में मत निकल पड़िएगा। हमारे पास वक्त हुआ है इस वक्त ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे स्टूडियो गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। आज का टॉपिक भी मैं अनाउंस करूं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमान का भी तारुफ करवाऊंगी, उन्वान को भी मजीद एलैबोरेट करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको नियो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। मैं मौजूद हूँ स्टूडियोज़ में और हमारे पास जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत, माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे आज हम लोग बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर। और इससे पहले कि हम लोग अपने मौजू का, अपने उन्वान का आगाज़ करें, चूँकि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी कि हम कोविड-19 से चूँकि इस वक्त लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, इसको हमें मात देनी है और इससे डरना भी है, लड़ना है और इससे हमने डरना भी है सर्टन SOPs को फॉलो करते हुए, जिसमें हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि आपको अपना स्लीप टाइम जो है वो लाजमी पूरा करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारी बॉडी है उसको हमने थकाना नहीं है, उसको हमने हैक्टिक नहीं करना, परेशान नहीं करना, उसको हमने ज़रा आराम देना है। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होगा तो ही वो किसी भी किस्म के वायरस से लड़ने की सलाहियत रखता होगा। और अगर आप उसको स्लीप टाइम नहीं दे रहे हैं, बेवक्त की आप नींद पूरी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बेहतर तौर पे डॉक्टर साहब भी इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए सीधा उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने दुरुस्त फरमाया कि चूंकि हमारी बॉडी को अगर हम गलत टाइम पे उसको स्लीप टाइम देंगे और रात की नींद पूरी नहीं करेंगे तो क्या इसका डायरेक्टली ताल्लुक है हमारी इम्यूनिटी से? देखिए, जैसे बेवक्त की रागनी होती है ना, इस वक्त इसी तरह बेवक्त की नींद भी होती है। तो नींद का जो वक्त है वो ये है कि जो ही शाम हो तो आप नींद की तैयारी शुरू कर दें और जो ही सूरज निकले तो आप जागने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है जो कि स्लीप को रेगुलेट करता है, उसको मेलाटोनिन कहते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है, अगर हम दिन के वक्त सोएंगे और फिर रातों को रोशनियाँ जला के तो हम बैठे रहेंगे या काम करते रहेंगे या फिर हम टीवी या किसी स्क्रीन पे बिजी रहेंगे तो ये मेलाटोनिन जो है काम नहीं करेगी और इससे सारी ख़राबी पैदा होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिदम बन जाती है, चूँकि लाइफस्टाइल ये बन गया है कि रातों को देर तक जागना है। ये शहरों का ख़ास तौर पर लाइफस्टाइल है। देहातों में अब भी ख़ास तौर पर जहाँ बिजली या जदीद सहूलतें नहीं है, लोग आमतौर पर 7-8 बजे सो जाते हैं और वो वाकिफ़ नहीं है इस चीज़ से कि इंसोमनिया भी कोई चीज़ होती है या स्लीप डिसऑर्डर भी कोई चीज़ होती है। तो ये शहरी इलाकों का, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, ऐसे इलाकों का सब ये अमीरों की बीमारी है कहा जाए तो फिर नहीं, ये मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है ये उसकी एक ख़राबी है। अच्छा। कि हमने ऐसी रोशनियाँ बना ली हैं कि हम रात को दिन बना लेते हैं और फिर खामखाई दिन को रात बना लेते हैं, पर्दे आगे करके तो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चूँकि दिन होता है तो वो हो जाती है। तो सबसे पहली वजह जो है नींद की ख़राबी की वो ये है कि हमने अपने स्लीप टाइमिंग्स को गलत कर लिया हुआ है और हम नींद की अहमियत को नहीं समझते। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हम ज़िंदगी भर का
1/3 सोते हुए गुजारते हैं, तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसके लिए कुदरत ने इतना टाइम एलोकेट किया है कि हमें 1/3 यानी 1/3 सोना होता है, और हम ढंग से सोते नहीं हैं, हम इसे वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं। हम ना सिर्फ सोते नहीं हैं बल्कि दूसरों को सोने नहीं देते, और एक फैशन सा हो गया है जैसे हमारे शहर लाहौर में कि 11-12 बजे से पहले तो लोग सो के नहीं उठते। अगर आप किसी को 11 बजे फ़ोन करें तो आपको डर लगता है कि कहीं वो सो ना रहा हो। जी। तो ये जो नींद की ख़राबी है, इसमें अब तो लोग इस हद तक आगे चले गए हैं कि कुछ लोग 3-4 बजे सहपहर सो के उठते हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर रात को दिन और दिन को रात 5-6-7 बजे भी शाम को उठ रहे होते हैं, 6 बजे भी उठ रहे होते हैं। अब कोताही की तो कोई हद नहीं है ना आखिर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सारी खराबियों की जड़ ये चीज़ है कि जब आप नींद पूरी नहीं करेंगे, आप थके हुए होंगे। जब आप थके हुए होंगे और आप कोई कामकाज करेंगे तो थकावट और बढ़ेगी, फिर आप वर्जिश नहीं कर सकेंगे, और नींद की कमी जो रह जाती है उसको फिर हम पूरा करते हैं ज़्यादा खा खा के। फिर आप कुदरती तौर पर जो एनर्जी आपको अंदर से मिलनी है वो आप फिर जंक फूड खा के पूरी करते हैं। क्योंकि जो लोग रातों को भी 2-3 बजे तक जागते रहते हैं, फिर वो 2 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, फिर सोते हुए को भी जगा के ऑफ़र करते हैं, और वो भी लालच में आके उठ के पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। तो ओवर ईटिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है उन लोगों में जो कि सही वक्त पे सोते नहीं, सही वक्त पे जागते नहीं, और जो लोग पूरी नींद करते हैं उनमें ओबेसिटी या मोटापा ज़्यादा नहीं पाया जाता, और वो इस पे आसानी से काबू भी पा लेते। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम लोग ये मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की बात करें कि रात को ये हमारा नींद को किस हद तक मुतासिर करता है, कितने घंटे की नींद ज़रूरी है? ये तो हमने बात की कि अंधेरे में नींद, हमें अपने सोने का जो पैटर्न है उसको हमें दुरुस्त करना चाहिए कि हम लोग जितनी अंधेरे में ले सकते हैं। बड़ी प्यारी बात की डॉक्टर साहब ने, जो कि बड़ी डिस्टर्ब है हमारी आजकल, और स्पेशली जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ पर ही ज़्यादा हमें दिखता है। डॉक्टर साहब, तकरीबन कितने घंटे हर शख्स की नींद, या फिर आपकी बॉडी के हिसाब से हर एक का डिफरेंट तो नहीं हो सकता? कुछ लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि यार मैं तो 5 घंटे या 6 घंटे की नींद पूरी करता हूँ और मैं बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ, बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ। तो क्या ये उनके लिए ही ठीक है, हर एक के लिए डिफरेंट है, या फिर 7-8-9 घंटे की नींद लाजमी है? ये जो कम सोना है ना, ये जंकी प्राइड है, ये खाम खा का फ़ख्र है। असल बात यह है कि हम सबको 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, और 8 घंटे की नींद पूरी करने के लिए हमें कम से कम 9 घंटे इन्वेस्ट करना पड़ते हैं, क्योंकि 1 घंटा वेस्टेज का भी निकालना पड़ता है। हमारी नींद में भी कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है, जो तकरीबन 10% तक आप समझें ऐसा वक्त होता है कि जिसे हम सोने में शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, वॉचेज़ आ गई हैं कि जो आपकी स्लीप को मेजर करती हैं और बताती हैं कि आप कितनी देर बीच में जागते रहे, और कितनी देर आप सोते रहे, और कितनी देर आपकी गहरी नींद हुई, और कितनी देर आप ख्वाब देखते रहे। सही। तो नींद बुनियादी तौर पर एक ऐसी कैफियत है जिसमें हम एक कॉन्शियसनेस की दुनिया से निकल के तो अनकॉन्शियसनेस की तरफ चलते हैं, और उसमें फिर वैरायटी आती रहती है, और हमारा जिस्म अपने आप को तैयार करता रहता है आइंदा काम करने के लिए। और आप हमेशा याद रखें कि जागते हुए हमारा जिस्म एनर्जी खर्च कर रहा होता है, जबकि सोते हुए हमारा जिस्म एनर्जी को जमा कर रहा होता है। तो सोना बहुत एक लाजमी ज़रूरत है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम उसमें चाय पीते रहते हैं, कॉफ़ी पीते रहते हैं, और लोग सिगरेट भी पीते हैं, तो उससे हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। शाम 4 बजे के बाद चाय कॉफ़ी अगर आप पियेंगे तो समझिए कि फिर आप रातों को देर तक जरूर। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती रात को, क्या करें? मतलब बड़ी कोशिश करते हैं सोने की लेकिन नींद नहीं आती। ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक कॉलर है, ज़ैनब ने हमें कॉल की है लाहौर से, तो उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नबिया, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़ैनब की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि डॉक्टर साहब भी क्लियरली सुन पाएँ। मुझे बताइए कि ज़ैनब, कुछ पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से नींद से मुताल्लिक? मेरा सवाल ये है कि जब रात को पूरी रात में जागती रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। लिटरली फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सोती हूँ एंड फिर 11 बजे उठ जाती हूँ, और फिर मुझे अपनी नींद पूरी करने के लिए दोपहर में 1-1.5 घंटा सोना पड़ता है, और लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है।
मुझे बहुत ज्यादा, 1 बजे भी सो जाऊं तब भी ऐसा ही लगता है कि मेरी नींद नहीं पूरी होती। ज़ैनब पहले तो मुझे बताएं आप पूरी रात जाग के करती क्या है फजर तक, मुझे पहले वो बताएं। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मेरी जो पिछली कज़ा नमाजें हैं वो पूरी हो जाएं। वो तो ठीक है, लेकिन सुबह तक करती क्या है? 4-5 बजे तक क्या एक्टिविटी होती है? कोई मूवी देख रही होती हैं, फैमिली के साथ बैठी होती हैं, क्या कर रही होती हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, फिर भी नींद नहीं आती है, आप सोने की मुझे लगता है कोशिश भी नहीं करती हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग ज़ैनब। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर अच्छा, साहब, इनका मसला स्लीप डिसऑर्डर का नहीं है, नहीं। टाइम डिसऑर्डर का है, क्योंकि जो विल टू स्लीप है वो नहीं है। नहीं है। आप समझें कि वो रातों को जागती हैं इरादतन, जैसे कि लोग मुख्तलिफ कामों के लिए जागते हैं, कुछ स्क्रीन्स के लिए जागते हैं, कोई इम्तिहान की तैयारी के लिए जागते हैं, तो ये अपनी कज़ा नमाज़ों के लिए जागती हैं। तो एक्चुअली इनकी विल टू स्लीप नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज़ है नींद की ख़राबी में, जो जड़ है इस बात की, वो है कि आपका इरादा है सोने का कि नहीं। अगर आप रात को टॉक शो देखते रहते हैं और फिर रिपीट टॉक शो देखते रहते हैं, हालांकि वो बड़े आसानी से यही काम सुबह भी कर सकते हैं और ये कज़ा नमाज़ें सुबह भी पढ़ सकती हैं, दिन के वक्त भी पढ़ सकती हैं, वो रात के वक्त पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो एक रिदम ऐसी बन गई है इनकी कि ये दिन को सोती हैं और रात को ये फिर जागती रहती हैं सुबह 5 बजे तक। और इनका इरादा होता है, जैसे कई लोग रोज़े रखते थे सहरी के वक्त तक जाग कर, तो ये सुबह के वक्त तक जाग के ये नमाज पढ़ के तो फिर सोती यानी है। कि वो तमाम लोग, वही जो मैंने ज़ैनब की कॉल से पहले जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि जो लोग हमें कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, दरअसल वो अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हमें नींद नहीं आती, वो कोशिश नहीं कर रहे होते सोने की। दुरुस्त है? असल बात यह है कि वो इरादा ही नहीं कर रहे होते सोने का, उनको मज़ा आ रहा होता है जागने में, उनकी कोई तसल्ली हो रही होती है जागने में, और सोने की अहमियत को वो नहीं समझते और सोने को वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें सोना पड़े ही ना। लेकिन फिर जब वो जागते रहते हैं सुबह तक तो जिस्म निढाल हो जाता है कुछ उनका, और फिर मज़ीद करने को भी कुछ बाकी नहीं रहता। जो वो कुछ कर रहे होते हैं वो कर कर के थक जाते हैं और फिर बाकी भी अमन ही होता है सुबह सवेरे, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती, तो उस वक्त फिर वो सोते हैं। और वो कह रही कि दोपहर को फिर मैं नींद पूरी करती हूँ, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं निडाल रहती हूँ। तो मसला बुनियादी तौर पर यह है कि इनका भी वो जो मेलेटोनिन जिसे हम कहते हैं, जो कुदरती हार्मोन होता है, जो हमारे स्लीप के टाइमिंग्स को भी रेगुलेट करता है, तो एक तो उस हार्मोन को हासिल करने का तरीका यह है कि हम दिन में ज़्यादा वक्त डे लाइट में गुजारें। दिन के वक्त हम ये जो मसनूई रोशनियां हैं इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुदरती रोशनी जब हमारी आंखों में पड़ती है तो आंखों के रास्ते पैगाम दिमाग को पहुंचता है कि मेलेटोनिन की तैयारी शुरू करें रात के लिए, जो कि कारआमद होगी, और सुबह आप चाको चौबंद रहेंगे। और शाम को जब मगरिब की नमाज हो जाए तो उसके बाद हमारे घरों में भी रोशनियाँ उस किस्म की तेज़ नहीं होनी चाहिए जो आजकल का फैशन है। पहले हमेशा होता था, लोग ऐसे बल्ब इस्तेमाल करते थे जैसे ज़ीरो का बल्ब है, जिसमें रात का समा महसूस हो और आपको जगमग करते हुए घर जो है अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये हमारी नींद के अंदर ख़राबी पैदा करते हैं। एक और चीज़ जो नींद में ख़राबी पैदा करती है वो ये है कि बेडरूम को एंटरटेनमेंट या लिविंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करना। अगर आप बेडरूम में खाना खाएंगे, बेडरूम में टीवी देखेंगे, बेडरूम में किताबें पढ़ेंगे, तो आपके रिफ्लेक्सेस नहीं बनेंगे कि बेडरूम सोने की जगह अच्छा, है। बेडरूम में टीवी होने के वैसे मैं भी सख्त खिलाफ हूँ। जब डॉक्टर साहब हमने अपना रूम डिज़ाइन किया तो मैंने सख्त एक चीज़ जो मैंने अपने मियाँ को बोली कि यहाँ पर टीवी नहीं होगा, क्योंकि स्लीप टाइम में बेडरूम आपका आराम करने की जगह। आप चाहें तो अपने बेडरूम का स्पेस छोटा करके आप उसके साथ एक छोटा सा लिविंग एरिया बना सकते हैं, जहाँ पे आपका टीवी हो, आप मूवीज़ देखें, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, बुक्स भी पढ़ सकें। हमारे साथ एक कॉलर है जी, हमें किसने कॉल किया, ज़रा नाम, हनीफ ने कॉल किया जी। अस्सलाम वालेकुम हनीफ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हनीफ, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं काम से घर आता हूँ तकरीबन 10 बजे सोता हूँ तो हर घंटे बाद मेरी ना जाग खुल जाती है। तो ये तकरीबन 2 दिन ऐसा होता है, जब मैं दूसरे दिन L05 पॉइंट की आधी गोली खाता हूँ तब मुझे नींद सही आ जाती है। फिर 2 दिन होती है, फिर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, रात 3 बजे तक मुझे ऐसा ही रहता है, हर घंटे बाद मेरी जाग खुलती है, अपना 1 घंटा सोता हूँ। इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था ये क्या मसला है। जब मैं L05.5 की आधी गोली खा रहा हूँ तब मेरी वो अपनी नींद सही हो जाती है 2 दिन।
डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? और काम मेरा हार्ड वर्किंग है, यानी कि ऑफिस में जब वो रसोई करके आता हूँ तो मैं वो अपना घर आता हूँ, बड़ा काफी थका रहता हूँ, लेकिन फिर भी जेन जागता रहता है वो हर घंटे बाद। अच्छा देखिए, ये चंद खराबियां हैं। अगेन मैं कहूँगा कि जो सिविलाइजेशन की खराबियां हैं कि हमने सोने का काम जो है वो बहालत मजबूरी रखा हुआ है, इसकी कोई तैयारी हम नहीं करते। जैसे सुबह दफ्तर जाने की तो तैयारी हम करते हैं, लेकिन जब रात को हम घर वापस आते हैं तो उसकी घर की कोई तैयारी हम नहीं करते। घर की भी एक तैयारी होती है। तो एक तो यह है कि 10 बजे घर आने का टाइम नहीं है। घर आने का टाइम बुनियादी तौर पर शाम को सूरज गरूब होने के करीब आपको घर पहुंच जाना चाहिए, और उसके बाद आपकी नीयत होनी चाहिए ज़हन में कि आपने 9-10 बजे सो जाना है। और जो भी काम आप रात को करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो कि वो दिन को ना किया जा सके। तो आप जो काम रात को करते हैं उनको दिन को करना चाहिए। फिर जब आप रात को जल्दी सोना चाहते हैं तो उसका पहला हिस्सा ये नहीं है कि रात आपको जल्दी सोना है, उसका पहला हिस्सा है कि आप सुबह जल्दी उठेंगे। अच्छा, जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे तो आपकी रिदम यहाँ मॉर्निंग से ठीक होना शुरू होगी। अच्छा, कई लोग बहुत अच्छे काम भी हैं जो रात को करते हैं जिससे कि नींद ख़राब हो जाती है। जैसे कई लोग रात को वर्जिश करते हैं तो इससे नींद ख़राब होती है, क्योंकि नींद जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा वर्जिश करके तो नींद की तरफ, अपनी तरफ थकावट से नींद की तरफ आप जाएंगे तो थकावट तो आपको हो जाएगी पर नींद आपको नहीं आएगी। अगर मैं आपसे एक फहरिस्त में पूछना चाहूँ कि आप उन चीज़ों के नाम लें, उन आदात के नाम लें जो कि हमारी गलत आदात हैं, जो हम गलतियाँ कॉमन कर रहे होते हैं सोने से पहले, तो मैं चाहूँगी आप 1 बाय 1 अगर थोड़ा सा वो शेयर कर दें। तो फिर कॉलर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलीम, क्या हाल है आपका? टीवी की आवाज बंद कर दें, कॉल आपकी ड्रॉप हो जाएगी प्लीज। हेलो हेलो जी सलीम, टीवी को आपने नहीं सुनना, फोन पे बात करें, पूछिए क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से पूछना यही चाहूंगा कि रात को ना नींद नहीं आती है, सोने की कोशिश करता हूँ, 10:30 बजे तक जागता हूँ, उसके बाद जब सोता हूँ तो नींद नहीं आती, अजीब सी ना होती है जिस्म में, बेचैनी सी, और सारी रात नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता हूँ। सुबह की तहज्जुद की अज़ान भी सुनता हूँ, फिर फजर की अज़ान भी सुनता हूँ, तो अब जाकर 6 बजे ड्यूटी पे उठ के जाना भी होता है। ठीक है मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब स्ट्रेस से भी इसको रिलेट करेंगे, मैं चाहूंगी मोहम्मद सलीम को पहले। देखिए, वही चंद खराबियां जिनका अभी आपने पूछा है वही इनकी बात का असल में जवाब भी है। और वो चंद खराबियां ये है कि हमारे जहन में नींद की अहमियत नहीं है, हमारा ईमान नहीं है कि नींद कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें नींद आ जाए तो हम समझते हैं चलो बोनस की बात है, आ जाए। अगर हम समझे कि नींद बहुत अहम है हमारे लिए तो फिर हम उसकी कुछ ना कुछ तैयारी ज़रूर करेंगे। और चंद आदात जो शाम से ताल्लुक़ रखती हैं और जो नींद को ख़राब करती हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सवाल चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है, ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, इसका मुझे तफसीली जवाब चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आप तमाम लोगों के सुनने के लिए भी। सवाल भी मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, रिपीट करूँगी, डॉक्टर साहब से डिटेल में इसका जवाब लेंगे। स्टे ट्यून विद अस। नियो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। बात हम अपने आज प्रोग्राम में कर रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर से मुतालिक, और अपनी स्लीप टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी जो है वो किसी थकावट का शिकार ना हो, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्टेबल रहे, ठीक रहे। डॉक्टर साहब से ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक सवाल किया था कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं, ऐसी कौन सी आदत हैं, ख़राब आदत की मैं बात करूँगी जो हम दोहराते रहते हैं मुसलसल, जिसकी वजह से बिल आखिर हमारा जो स्लीप टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर हमें नींद नहीं आती है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये ज़्यादातर आते ऐसी हैं जो शाम से ताल्लुक़ रखती हैं, और शाम से तमाम बुरी आदतें भी शाम से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आप नशों को देखें तो इनका भी शाम का टाइम है, मुआशरती ख़राबियों का भी देखें तो शाम का टाइम है, आपको क्राइम रेट भी शाम के वक्त रूज पे नज़र आता है, सुबह के वक्त नज़र नहीं आता। तो इंसान की फितरत में नज़र आता है कि वो शाम को पटरी से उतरेगा। सही। और घरेलू झगड़े भी शाम को ही होते हैं। आपने शायद ही को मियाँ बीवी देखे हो जो नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद लड़ते हो। आम तौर पर लड़ने का टाइम भी शाम का ही है और लड़ने की जगह जो है वो बेडरूम है।
और ये जो क्यू बन जाता है इंसान, हमारा दिमाग जो क्यूज़ पे चलता है, इन्वायरमेंटल क्यूज़ होते हैं, इशारे मिलते हैं कि ये जगह तुमने लड़ने के लिए मखसूस किए हुआ है। अगर तुमने 50 दफ़ा लिविंग रूम में लड़ाई किया तो लिविंग रूम पे लड़ाई की जगह बन जाएगी। अच्छा, तो हमें सोच समझ के अपने क्यूज़ डेवलप करने चाहिए। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बेहिसाब है। आप यूँ समझें कि लोग किसी भी वक्त चाय कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हैं, और सिगरेट की कबाहत तो आम है, आपको पता है। और उनको वक्ती तौर पर कोई सहारा मिलता है उस स्ट्रेस से, जो कि उनका असल मसला है। स्ट्रेस हमारा असल मसला है, क्योंकि जितना भी बड़ा शहर होगा, न्यूयॉर्क, लंदन, कराची, लाहौर, यहाँ स्ट्रेस होगा। शेखुपुरे में कम होगा और चक का 42 में और भी कम होगा, क्योंकि यह कंपेटिटिव लाइफ है। तो स्ट्रेस के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को खा जाती है। और स्ट्रेस ज़रूरी नहीं कि लोग वाकई कोई अंदोनाक वाक़यात की स्ट्रेस ले, लोग तसव्वुराती स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। दुनिया में एक इंसान पूरी ज़िंदगी में जितनी, यानी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिजल्ट बना लेना तसव्वुराती। दुनिया में एक इंसान जितनी स्ट्रेस लेके जाता है वापस अल्लाह के पास, उसमें से पता ये चलता है एनालिसिस से कि 98% जो उसकी स्ट्रेस थी वो बेकार थी, वो वाक़यात कभी हुए ही नहीं, और वो वाक़यात का कोई एहतमाल भी नहीं था। तो ये तसव्वुराती जो स्ट्रेस होती है, जो एड्रेनलिन खारिज हमारी होती रहती है, तो इस स्ट्रेस का बहुत ही गहरा ताल्लुक हमारी नींद के साथ है। और शाम को सोशलाइजिंग टाइम बनाना, यानी लोग एक दूसरे से मेल मुलाकात के लिए भी अब रात 10 बजे 10:30 बजे जाते हैं, और फिर 11 बजे डिनर होता है, और फिर 12 बजे आप सड़कों पे देखें कितनी रौनक होती है। और ये सारे का सारा जो गोरख धंधा है, इसका एक अपना टॉल है, इसका एक अपना जुर्माना है कि फिर जब हम रात बिस्तर की तरफ जाते हैं तो हमने जिस्म में ऐसे केमिकल्स डाले होते हैं, चाय कॉफ़ी की शक्ल में, कैफ़ीन की शक्ल में, कि जो हमारी नींद में मुखिल होते हैं। और ये केमिकल हमारे दिमाग को ये भी बता रहे होते हैं कि तुम्हें नींद की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नींद कोई नहीं आई हुई, और तुम थके हुए भी नहीं हो। ये मसनूई एनर्जी उस वक्त हमें महसूस होती है। और अगर फिर जब हम बिस्तर पे चले ही जाएं घड़ी की सुइयों को देख के कि 2 बजा रही हैं, तो हमारे ज़हन में दिन भर के वाक़यात के बारे में हम सोच विचार शुरू कर देते हैं। भाई दिन भर के लिए जो सोच विचार है वो दिन भर के कीजिए। अगर आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं सारे दिन की, तो वो सुबह कीजिए। रात को एक ही चीज़ है कि आप सोइए। और अगर आप बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं तो आप ये फिक्र ना कीजिए कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, बल्कि आप बिस्तर से उठ जाइए उस वक्त और थोड़ा कमरे में चहलकदमी करिए। क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो चहलकदमी करना भी आपको निढाल करता है। तो थोड़ी देर के बाद 2-3 दफ़ा जब लेटेंगे और फिर उठ के चहलकदमी करेंगे तो आपका दिमाग सोने की तरफ चला जाएगा। और जब आप नींद की तरफ जाते हैं तो 2-3-4 चीज़ों का और ख्याल रखिए आप, कि उस वक्त जो है, एक तो अगर हवा आपके जिस्म पे पड़ रही हो तो उससे आपकी नींद को काफ़ी फ़ायदा होता है। टेम्परेचर नीचे हो तो इससे और भी फ़ायदा होगा। यानी जो बेहतरीन टेम्परेचर है इंसानों के सोने के लिए वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा वो हमारी नींद को ख़राब करेगा। इसके अलावा फिर अगर हम सोने से पहले कुछ नहा लें नीम गर्म पानी से, तो उससे हमारी नींद की राह बहुत हमवार होती है। क्योंकि जो ही हम नहा के फारिग होते हैं गर्म पानी से, तो जिस्म फिर अपनी गर्मी को लूज़ करता है, छोड़ता है, और जिस्म ठंडा हो जाता है, और उस ठंडे जिस्म के साथ हमारी नींद आसान होती है। एक और अहम बात यह है कि अगर हम अच्छी तरह सोना चाहते हैं तो फिर खाना हमें 7-8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 या 9 बजे ये खा लेना चाहिए। और खाना बहुत ज़्यादा नहीं। तकरीबन कितने घंटे पहले? 4 घंटे? 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। और सोने से 1 घंटा पहले सोने की तैयारी और माहौल बनाना शुरू कर देना चाहिए। उसका मतलब ये है कि अब आप कोई रिलैक्सिंग वाला कोई काम कर लें, कोई ऐसा आप सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दें जो कि आपके लिए बोरिंग हो, जैसे कि कोई साइंटिफिक चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें जो आम लोगों के लिए बोरिंग होती है। आप इस वक्त ड्रामा नहीं देख सकते टर्की का। नहीं, वैसे बुक रीडिंग वाला काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इन माय केस कल रात को ही मैं एक बुक पढ़ी थी और मुझे शदीद नींद आ गई, और मैंने कहा सही किसी ने कहा है कि बुक पढ़ने से नींद आ जाती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, अदनान ने हमें कॉल की है। अदनान का सवाल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अदनान, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं जब सो जाता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं।
और मुझे एहसास हो जाता है थोड़ी देर बाद कि ये ख्वाब है, मैं उठना चाहता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता। फिर एक पीक पे जाके मतलब एक चीख से निकलती है और फिर मैं उठ बैठता हूँ, आँख मेरी खुल जाती है। और ऐसा बहुत बार होता है, डेली होता है? हाँ जी, तकरीबन ये वीक में 2 से 3 बार होता है मेरे साथ। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे या जवाब देंगे? कोई सिगरेट पीते हैं? नहीं, स्मोकिंग वगैरह मैं नहीं करता। स्मोकिंग वगैरह नहीं करते। अच्छा, ये जो ख्वाबों का मामला है, इसके ऊपर दुनिया में बहुत काम हुआ है। अच्छा, ख्वाबों का हमारी हकीकी ज़िंदगी से कोई एक ताल्लुक़ नहीं होता, पहले तो आप समझ लें। और जब भी कोई हमें ख्वाब आता है तो हमारा दिमाग जो है वो एक तरह से अपनी जॉगिंग कर रहा होता है, वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि मुस्तकबिल में अगर कोई टेंस सिचुएशन आएगी तो उसके लिए हमें तैयार कर रहा होता है। यानी ख्वाब में एक ऐसी सिचुएशन पैदा करके जो फ़िक्रमंदी वाली है या तकलीफ़ दे है, वो हमारा दिमाग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये नेट प्रैक्टिस है हमारे दिमाग की कि जब रियल लाइफ में हमें किसी फास्ट बॉलर का या बाउंसर का सामना पड़ेगा तो हमारा दिमाग उसकी तैयारी कर रहा होता है। हमारे मूड के अंदर भी दिन में इसी वजह से वेरिएशन आती है, कभी हम ज़रा ज़्यादा खुश होते हैं, कभी हम ज़रा ज़्यादा उदास होते हैं, तो हमारा दिमाग मूड की प्रैक्टिसेस कर रहा होता है। तो ख्वाबों का या उसकी ताबीर का, ये जो हमेशा कहा जाता है कि ख्वाबों का हमारी हकीकी ज़िंदगी पे कोई असर होता है या इसका कोई ताल्लुक़ होता है, तो साइंस इस बात को कतई नहीं मानती कि ख्वाबों तो डॉक्टर साहब, ये जो तब वो तमाम लोग बड़े बुजुर्ग जो बातें करते हैं कि ये बड़ी कोई इंट्यूशन होती है और आने वाले वक्त के लिए या कुछ इस तरह से आपको इंडिकेशन मिलती है ख्वाब में, ये सारी बस पुरानी बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? ये कहानियां हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे अकीदे कहानियां हैं और हमें बहुत नेक नियत और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातें बताते हैं जो कि दर हकीकत दुरुस्त नहीं होती, और उन्हीं बातों की वजह से हम ज़िंदगी में बहुत दुख भी उठाते हैं और बहुत तकलीफ़ें भी उठाते हैं। वो जो तमाम अकीदे हैं उनको रीविज़िट करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने थॉट्स को रीविज़िट करने की ज़रूरत होती है कि हम इंसान इसलिए हैं कि हमारे थॉट्स हैं और थॉट्स की क्वालिटी ही हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को मुतय्यन करती है। तो हमें अपने थॉट्स को रिविज़िट करते रहना चाहिए और आजकल तो आसान तरीका है, हमारे पास गूगल है, अगर कोई भी ख्याल हमें आता है तो हम गूगल पे सर्च करके अपने ख्याल की क्वालिटी को दुरुस्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम मुख्तलिफ तरह के सोशल इश्यूज़ उठाते हैं, चाहे वो हेल्थ से मुतालिक हो या जिस तरह आज हमने नींद से मुतालिक बात की है या कोई भी हमारा जो सोसाइटी का इशू है, तो हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के जो बहुत सारे मसाइल हैं या जो हमारी सेहत से मुतालिक जितने भी मसाइल हैं वो स्ट्रेस से होकर गुजरते हैं। तो जब भी हमारी मुख्तलिफ डॉक्टर से बात होती है तो वो हमेशा, जिस तरह से आपने आज बताया कि स्ट्रेस लेना इंसानी सेहत के लिए, जिस्म के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। बेसिकली स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्या करती है, और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ टिप्स ज़रूर दीजिए। पहले तो मैं बताऊँगा, ओवर एम्फेसाइज करना चाहूँगा इस बात को कि हमें स्ट्रेस से बचना है। आप देखिए कि दुनिया में सबसे मॉडर्न मुल्क, सबसे अमीर मुल्क अमेरिका इस वजह से मुतासर हुआ है कोरोना वायरस से ज़्यादा, और वहाँ हलाकतें ज़्यादा हुई हैं कि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस भूख नंग की वजह से है या उनकी कोई सहूलतें नहीं थी या उनको साफ पानी नहीं मिलता या उनको मेडिकल केयर नहीं मिलती। कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल में ख़राबी है, वो ओवर ईटर हैं, वो जंक फूड खाते हैं, वो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बेइंतहा करते हैं, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अभी के अभी उनको अच्छा महसूस हो। लेकिन जो चीज़ भी हम क्विक फिक्स के तौर पर करते हैं या जुगाड़ के तौर पर करते हैं, वो बाद में हमें काफ़ी नुकसान देती है। तो आप समझ लीजिए इस बात का इशारा कि कहीं ना कहीं जदीद शहरों में या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में कोई ना कोई लाइफस्टाइल की ख़राबी होती है और कहीं ना कहीं देहात में कोई ना कोई ऐसी कुदरती सहूलत होती है कि जिसके तहत स्ट्रेस नहीं होती, क्योंकि उनके कोई बड़े मंसूबे भी नहीं होते, कोई उनके तरक्की के इरादे भी कोई नहीं होते, छोटे शहरों में उनकी कोई कम्पेटिटिवनेस भी नहीं होती। तो हमें कहीं बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है। और ये जो स्ट्रेस है ये हमारी किडनीज़ के ऊपर एक गदूद होता है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, और उससे एक रतूबत खारिज होती है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। और ये स्ट्रेस के वक्त खारिज होती है जब हम परसीव करते हैं, यानी हम तसव्वुर करते हैं किसी आफत नागहानी का या वाकई कोई आफत आ जाती है। और मैं सच बताऊं आपको,
कि जब आफत आती है तो उतनी स्ट्रेस नहीं होती। जब हम ये तसव्वुर कर रहे होते हैं कि कोई आफत नागहानी आने वाली है तो उसकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। कोविड-19 और हमारे प्रोग्राम में डेली हम लोग अपडेट भी करते हैं, मुसलसल बात करने की भी कोशिश करते हैं। इसका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या हमें ये मुतासर कर रही है जहनी तौर पे। जैसे कि हमारे अब ये इतना ज़्यादा ग्राफ फैलता जा रहा है कि हमारी फैमिली कलीग्स में भी हमें नज़र आना शुरू हो गया है, तो उससे जहनी तौर पे हम कैसे मुतासर हो रहे हैं कि मुझे उसके सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि मैं शायद उस शख्स से मिली थी और उससे मैंने मुलाकात की थी, तो शायद मैं भी इससे मुतासर हो गई हूँ और अब मेरा सांस में मुझे दुश्वारी हो रही है या शायद मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। तो जहनी तौर पे भी इसने हमें काफ़ी हद तक मुतासर किया है। इससे हम कैसे निकल सकते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो कि इसमें क्वारंटीन में हैं और जो कोविड-19 जिनका जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो कैसे स्ट्रेस से बच सकते हैं ख़ासकर इस दौरानिए में? देखिए, नॉलेज हासिल करना, जिस आफत से आपका मुकाबला है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस मुल्क में हलाक हो गए और कितने लोगों को कोरोना हो गया, लेकिन ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कोरोना वायरस है ये बीमारी है क्या, ये जो वायरस है इसकी नेचर क्या है, क्या ये जरासीम है, क्या ये जिंदा है या नीम जिंदा नीम मुर्दा है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासर करता है जो कि एक्सपोज्ड है बाहर, नाक के ज़रिए, आँख के ज़रिए और होंठों के ज़रिए हम बाहर से कनेक्टेड हैं, और बाहर से हवा हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिससे ऑक्सीजन हमें मिलती है, और उसी दौरान हवा में से किसी शख्स के खांसने से, छींक लेने से या किसी तरीके से उसके मुंह के अंदर से या नाक के अंदर से जो लुआब बाहर निकलेगा उसके अंदर कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 80% लोग जो हैं जिनके ऊपर कोरोना वायरस अटैक करता है वो कामयाबी से उसका मुकाबला कर लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, उनको पता चले बगैर ऐसा हो जाता है। एसिम्प्टोमेटिक टाइप जो हम कह रहे हैं पाकिस्तान में, आप उसकी बात कर रहे हैं या वैसे फाइट कर जाते हैं? यानी जो एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन वो कोरोना वायरस का निशाना बने और उन्होंने उसको पंच दे दिया, वापस फेंक दिया। और ये लोग जो हैं ज़्यादातर, कसम तो नहीं खाई जा सकती, लेकिन ज़्यादातर किसी दूसरे को ये मुतासर नहीं कर सकते। जो इतनी कामयाबी से कोरोना वायरस का मुकाबला करते हैं ये अपना वायरस दूसरे को नहीं लगा सकते। इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो किसी और को ये बीमारी फैला सकते हैं। अच्छा, जिनके सिम्टम्स फिर ज़रा ज़्यादा होते हैं और उनमें फिर 20% लोग हैं कि जिनके सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, उसमें फिर पहले थोड़े, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर बुखार, फिर खांसी, फिर नज़ला, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर सांस लेने में तकलीफ, फिर निमोनिया, फिर वेंटिलेटर पे जाना, और फिर 2% होते हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक जो कैलकुलेशन है वो 2% है कोरोना वायरस का निशाना बनने वालों में से जो जान से हाथ धो सकते हैं। तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि हम इस मैराथन में, ये एक दौड़ है जिसमें हम आगे हैं और कोरोना वायरस हमारे पीछे है, इस दौड़ में हम आखिरी 2 साबित ना हो उन लोगों में से जिन पे कोरोना वायरस का अटैक है। तो एक्चुअली ये 10,000 लोगों में से 2 लोग साबित ना होने वाली बात है। और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना जनाब आपके अपने हाथ में, और आपने इसको रखना है और इससे फाइट करना है और लड़ना है, और इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप सो कि आपको भी हमारा आज का जनाब प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, कल होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।